इस पर्टिकुलर जजमेंट पर कोर्ट खुद व्याख्या दिया एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल डीड के बीच अंतर क्या है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से क्या प्रॉपर्टी खरीदा जा सकता है, अगर कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड ना कराया जाए तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। सो 1 सितंबर 2025 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्टेबल जजमेंट पास किया गया है, जहां पर कहा गया है कि एग्रीमेंट टू सेल एंड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू मालिक नहीं बना जा सकता है। तो यहीं पर आखिरकार ऐसा कौन सी सेल डीड, कौन सी चीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ जिससे मालिक नहीं बना जा सकता। और यहीं पर अक्सर देखा जाता है कोई ना कोई एक भाई में से ऐसा एक भाई होगा, वो प्रॉपर्टी बेचने पर तुला हुआ रहेगा। और यहीं पर बिल्कुल ऐसा ही होता है। रमेश नाम का जो बेटा था वो अपने हिस्से से कई गुना ज्यादा हिस्सा किसी एक बाहर के इंसान को, थर्ड पार्टी को बेच देता है। और ये थर्ड पार्टी का क्या किया जा सकता है, क्योंकि इनके वजह से बाकी भाई बहनों के हिस्सा कम हो जा रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का कहना था इस मामले में, चलिए पता करते हैं। सिविल अपील नंबर 6377 ऑफ 2012, डेट ऑफ ऑर्डर 1 सितंबर 2025। तो केस का नाम है रमेश चंद्र डी थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर्सेस सुरेश चंद्र एंड अदर्स। बेसिकली दो भाई भाई में लड़ाई चल रहा था। तो केस में हुआ क्या था, फैक्ट्स ऑफ द केस। एक पिता और इनके 4 बच्चे, और ये 4 बेटा में से एक बेटा सुरेश का कहना यह था कि मैंने ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ना, मेरे पिता से खरीदा हुआ है। और इसी के साथ ही साथ एक एग्रीमेंट टू सेल, एक पावर ऑफ अटॉर्नी, एफिडेविट, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट्स एंड अ रजिस्टर्ड विल मेरे पास है, जिससे ये साबित हो सकता है कि मेरे द्वारा इस प्रॉपर्टी को खरीदा गया है। और इसी के साथ ही साथ एलिगेशन था कि मेरा एक और भाई जो है रमेश के द्वारा इस प्रॉपर्टी का एक हिस्सा, एक पार्ट किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया है, और जो कि एब्सोल्युटली इलीगल है। और यहीं पर मैटर कोर्ट केस के चक्कर में सालों बिता देता है। लेकिन यहीं पर रमेश का कहना यह था कि मैंने इस प्रॉपर्टी के ऊपर 1973 से कब्जा बना करके बैठा हुआ हूं, और ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ना, मेरे फादर ने मुझे ओरल गिफ्ट के जरिए दे करके गए हैं। तो किसका बात आखिर सही है? तो ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट होते हुए मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों का ही जजमेंट आता है प्लेंटिफ यानी कि सुरेश के फेवर में। तो क्लियरली देखिए मैटर को। सुरेश के पास क्या क्या था? जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल, एफिडेविट, रिसिप्ट एंड अ रजिस्टर्ड विल। और रमेश के पास क्या था? कहना था ओरली गिफ्टेड और पोजीशन है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, डिवीजन बेंच जस्टिस अरविंद कुमार एंड जस्टिस संदीप मेहता जी का यह कहना था, एक बहुत पुरानी सेटल्ड प्रिंसिपल को फिर से यहाँ पर अफर्म करते हैं। सबसे पहले कोर्ट ने कहा एक बेटा जिसका क्लेम करना था कि ये प्रॉपर्टी खरीदा गया है, उनके पास खरीदा किस बेसिस पर गया है? एग्रीमेंट टू सेल के जरिए। लेकिन सुरेश के नाम पर कोई भी सेल डीड बनाई या फिर रजिस्टर्ड नहीं किया गया था। कानून के हिसाब से, जो कि ये सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसमें कहा गया है सिर्फ एक एग्रीमेंट टू सेल के जरिए ओनरशिप नहीं मिलती। जहां पर अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का सवाल है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड डीड से ही मालिक बना जा सकता है। थर्ड पॉइंट पर कोर्ट ने बताया एग्रीमेंट टू सेल के बेस पर सुरेश सिर्फ कोर्ट से ये कह सकता है कि फादर को ऑर्डर दिया जाए वो एक प्रॉपर सेल डीड बनाए। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे हो, एग्रीमेंट टू सेल बन करके तैयार है, लेकिन जो इंसान से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वो मना कर रहा है सेल डीड एग्जीक्यूट करने से। वो इंसान को एक कच्चा डॉक्यूमेंट जो कि एग्रीमेंट टू सेल से एक पक्का डॉक्यूमेंट पर रूपांतरित करने के लिए, सेल डीड एग्जीक्यूट करने के लिए आप उसको बाध्य कर सकते हो एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस डाल करके। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस डालना पड़ता है ताकि वो इंसान एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर्ड करवा करके सेल डीड में कन्वर्ट कर दे और आपके पास राइट, टाइटल, इंटरेस्ट सब कुछ आ जाए, आप एब्सोल्यूट मालिक बन जाओ उस प्रॉपर्टी का। तो यहीं पर ध्यान में रखिएगा, जब तक डीड का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक आपके पास ना राइट, ना टाइटल, ना इंटरेस्ट आ सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी है इमूवेबल यानी कि अचल संपत्ति। लास्ट और आखिरी पॉइंट की बारी, सेल डीड वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल। एक रजिस्टर्ड सेल डीड का मतलब क्या है मालूम है? एक रजिस्टर्ड सेल डीड का मतलब है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो चुका है, बायर अब असली मालिक बन जाता है।
सेल डीड तुरंत ओनरशिप राइट देती है। एग्रीमेंट टू सेल का क्या चक्कर है? ये सिर्फ और सिर्फ एक वादा यानी कि प्रॉमिस होता है कि फ्यूचर में प्रॉपर्टी बेची जाएगी जो टर्म्स डिसाइड हुई है उसके हिसाब से। इससे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ये सिर्फ बायर को ये अधिकार देता है कि वो सेलर से डिमांड करे, अगर जरूरत हो कोर्ट के जरिए, कि एक प्रॉपर रजिस्टर्ड सेल डीड बनाई जाए। आखिरी पॉइंट पर कोर्ट ने कहा, जब तक सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं होती, बायर के पास प्रॉपर्टी पर कोई ओनरशिप या इंटरेस्ट नहीं होती। कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि क्या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी खरीदा जा सकता है, तो जीपीए का क्या पोजीशन है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कभी भी सेल डीड के बराबर नहीं होती। सेल डीड जो है ना, वो आपको प्रॉपर्टी का लीगल मालिक बनाती है, क्योंकि इससे सारे राइट्स ट्रांसफर हो जाता है बायर के नाम। पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ इतना करती है कि आपको अथॉरिटी मिलती है कि आप किसी और के बिहाफ पर कुछ काम करें। कुछ काम कर सकते हो, जैसे मैनेज करना, रेंट लेना। अगर आपको अलाउ किया जाता है तो आप प्रॉपर्टी बेच भी सकते हो ओनर के बिहाफ पर, लेकिन इससे आप ओनर नहीं बनते। मतलब साफ है, सिर्फ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जीपीए होने से आप ओनर नहीं बनते हो। तो मालिक बनने के लिए हमेशा एक रजिस्टर्ड सेल डीड का होना जरूरी है। और यहीं पर मान लीजिए आपको विल के जरिए प्रॉपर्टी मिला है, जो कि यहाँ पर सुरेश का भी कहना था कि मेरे को पापा विल बना करके सारे प्रॉपर्टी दे करके गए हैं, लेकिन बाकी 3 जो बच्चे हैं उसको एक्सक्लूड किया गया है, यानी कि बाकी 3 बच्चों को पापा के द्वारा बहिष्कार किया गया है प्रॉपर्टी देने से। ये जो चीज कोर्ट के सामने बताई गई, कोर्ट के नजर में ये बहुत ही सस्पिशियस था, डाउटफुल था। आखिरकार फादर ऐसा क्यों करेंगे? एक बेटा को प्रॉपर्टी दे रहे और बाकी तीनों को बहिष्कार कर रहे। तो इस बात को प्रोफाउंडर ऑफ द विल, यानी कि जो ये बात को कोर्ट के सामने कह रहे हैं, वही खुद साबित नहीं कर पाया कि पापा ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। तो ध्यान में रखिएगा, जो ये क्लेम कर रहा है कि सिर्फ विल के जरिए मेरे को प्रॉपर्टी मिला है, बाकी भाई बहनों को बाहर निकाल दिया गया है, जो कहेगा उसको ही प्रमाण भी करना पड़ेगा। तो सुरेश यहाँ पर इस बात को प्रमाण नहीं कर पाया, तो कोर्ट सिचुएशन को डाउटफुल पाते हुए सुरेश का ये जो क्लेम है, दावा है, उसको खारिज कर देते हैं। क्योंकि फादर के पास प्रॉपर रीजन भी तो होना चाहिए बाकी 3 बच्चों को बहिष्कार करने के लिए। यहीं पर कोर्ट को कोई भी वैलिड रीजन नहीं मिला, क्योंकि कोई झगड़ा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिचुएशन नॉर्मल था। और ये कहते ऑनरेबल कोर्ट अपील को कर देते अलाउ और सूट को कर देते डिसमिस। तो सुरेश, जिनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी था, एग्रीमेंट टू सेल था, रिसिप्ट था, एफिडेविट था, रजिस्टर्ड विल था, वो केस हार जाता है। आप जरा अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिए, अचल संपत्ति का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास है कि नहीं। तो समरी में बस एक लाइन, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर रजिस्टर्ड डीड के बिना हो ही नहीं सकता, यानी कि प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी एंड प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फीस आपको देना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कुंदन लाल ही इस प्रॉपर्टी का अभी भी मालिक है, यानी कि फादर। तो फादर गुजर जाने के बाद सक्सेशन खुल जाता है, उत्तराधिकार कानून जो है वो ओपन हो जाता है, और उसके हिसाब से सारे लीगल एयर्स में, मतलब कि सारे कानूनी वारिस में प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगा, जो लोग फर्स्ट क्लास लीगल एयर्स के अंदर आते हैं। और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हिस्सा को बेच दिया गया था एक बेटा के द्वारा, उसका क्या होगा? कोर्ट ने कहा कि जो थर्ड पार्टी को बेचा गया था, वो जो पर्टिकुलर सेल है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन एक लिमिटेड एक्सटेंट पर। मतलब कि कोर्ट उस पर्टिकुलर सेल को कैंसिल नहीं किया, सेल पूरी तरह से इनवैलिड नहीं हुई। पर थर्ड पार्टी के द्वारा जो ये प्रॉपर्टी खरीदा गया है वो एक बोनाफाइड परचेजर है। ये जो सेल यहाँ पर किया गया है एक बेटा के द्वारा, वो तो अपने हिस्सा से ज्यादा हिस्सा बेच चुका है, यानी कि बाकी जो भाई बहन है उनको जो हिस्सा मिलना था उनके हिस्से पर भी इफेक्ट डालेगा ये थर्ड पार्टी को जो सेल किया गया है ये चीज। तो कोर्ट ने बोला सारे भाई बहन जिनको इफेक्ट पड़ रहा है ये सेल से, वो कोर्ट जा सकता है अपना हिस्सा सही से मांगने के लिए। इस जजमेंट का पैराग्राफ नंबर 33 से लेकर के 35। अब देखिए, रमेश ने प्रॉपर्टी बेचा था, तो रमेश अपने फादर के कानूनी वारिस में से ही एक है। इसका मतलब है इनका प्रॉपर्टी में एक सर्टेन शेयर का हक भी था। जैसे अगर 4 बच्चे हैं तो 25% करके ईच हर एक को मिलना है, 100% का 25% करके चारों के बीच। तो यहीं पर कोर्ट ने कहा थर्ड पार्टी को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना सेलर लीगली बेच सकता है।
जितना सेलर यानी कि यहाँ पर रमेश बेच सकता है उतना, जितना शेयर असल में रमेश का था प्रॉपर्टी में। देखिए जजमेंट पर ऑन रिकॉर्ड ये सारे बातें मौजूद है, तो डिटेल में आप इसको पढ़ भी सकते हो। इसके लिए जजमेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।